ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। तो सभी का इस संजीवनी रिट्रीट के फॉलो अप सेशंस में 8वें दिन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने 7 दिन का जो रिट्रीट पूरा किया और आगे के सत्र के लिए फिर से जुड़े हैं, तो सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत ही सराहनीय बात है। और खास करके जो क्वेश्चन पेपर्स दिए थे, तो सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह के साथ प्रश्नों का जवाब दिया और हमें समझ में आया कि सभी लोगों ने अच्छी तरह से संजीवनी को समझा और पूरे उत्साह और प्रयत्न के साथ जवाब दिया था। तो सभी का इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आगे चलने से पहले चलिए हम सीखते हैं पिछले 7 सत्र में हमने क्या सीखा था। एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम आगे की यात्रा बढ़ाते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि पूरा जो भौतिक दुनिया है, इसको हम एक बॉक्स के फॉर्म में देखते हैं। और ये जो भौतिक दुनिया है, वो उसका जो नेचर है वो है टेम्पररी, माना अंत जरूर होता है, चेंज परिवर्तनशील है और अप्रत्याशित भी है। तो अगर हम मन को इस टेम्पररी बॉक्स से अटैच रखेंगे, वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमारा मन जो है उसकी स्थिति भी अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। ये हमने सीखा था अगर डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है। फिर हमने ये भी सीखा था कि 2 प्रकार के माइंडसेट्स हैं, सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड माइंडसेट। इसमें खास करके हमने ये देखा था कि सारे जो पॉजिटिव संस्कार है, सुख शांति, उसका जो बीज है वो है सुरक्षितता। और सारे जो नकारात्मक संस्कार है, नकारात्मक भावनाएं हैं, उसका जो बीज है वो इनसिक्योरिटी है। तो जब हम इस बॉक्स में आते हैं और भूल जाते हैं कि हम कौन है, तो हम गिरती कला में जाते हैं और अपने को शरीर समझते हैं। तो शरीर का भान होने की वजह से शरीर खोने का डर रहता है, इसलिए हम असुरक्षित महसूस करते हैं। और इसकी वजह से जैसे कि हम अज्ञान की रेखा को पार कर लेते हैं, तो तनाव, क्रोध, ईर्ष्या वगैरह नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। ये असुरक्षित माइंडसेट की वजह से, जो देह के भान की वजह से हुआ। फिर हमने सीखा कि अगर हमें उसमें से बाहर आना है, चढ़ती कला में जाना है, तो हमें सुरक्षित अनुभव करना होगा। तो वो तभी कर पाएंगे जब हम अपने को अदृश्य मेहमान समझेंगे और हमारा स्पष्ट एग्जिट है वो हम अगर याद रखेंगे, तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा जो खजाना है वो इमर्ज हो जाएगा और हम नेचुरली पॉजिटिव रह पाएंगे। फिर हमने देखा था ड्रामा का लेसन, जिसमें एक्टर, एक तरफ एक्टर होता है, दूसरी तरफ रोल होता है। एक्टर का अपना घर होता है और रोल जो है वो स्टेज पर किया जाता है। तो जो एक्टर जागरूक होता है, उसकी जो इमोशंस है, भावनाएं है, वो रोल के ऊपर आधारित नहीं होती, उसके अपने ओरिजिनल खजाने के ऊपर आधारित होती है। ठीक उसी तरह हम अपने को अगर अदृश्य मेहमान, अदृश्य एक्टर समझे, तो ये जो शरीर में हम आके रोल प्ले करते हैं वो टेम्पररी है। तो रोल के आधार पर इमोशंस नहीं होगी, लेकिन हम जहाँ से आए हैं, जो हमारी सच्चाई है, उसके आधार पर इमोशंस होगी। तो फिर हमने देखा कि पारस और पत्थर बुद्धि के बारे में डिफरेंस क्या है। तो पारस बुद्धि जो है वो एक विशाल बुद्धि है, जो अपने विजिबल और इनविजिबल रियलिटी को देख सकती है। तो पारस बुद्धि से अदृश्य मुसाफिर अपना घर भी देखता है और वो देखता है कि वो यहाँ यात्री बन के आता है और फिर चला जाता है। तो ये जो बॉक्स है, वो जिसमें वो विजिबल शरीर रोल प्ले करता है, वो एक टेम्पररी है उसके लिए विजिट।
तो इस अनुभव से पारस बुद्धि से वो अंदर से फ्री रहता है और रोल प्ले करता है। लेकिन अगर पत्थर बुद्धि है तो उसे अपना घर याद नहीं होता, इसलिए बॉक्स ही उसके लिए अपना घर हो जाता है। तो रोल के आधार पर ही उसकी भावनाएं उत्पन्न होती है। फिर हमने देखा कि आइडेंटिफिकेशन माना फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो तादात्म्यता अर्थात हद का मैं और मेरेपन का जन्म होना, और वो इसलिए होता है कि अदृश्य एक्टर शरीर में आता है तो दो मिक्स होती है दो चीज, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। फिर हमने समझा था कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। तो मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, ऐसे छोटे छोटे आई। और कोई कोई बड़े आई माना बड़ा हद का मैं होता है। तो जिस प्रकार का ये हद का मैं होगा उस प्रकार से विनाश फोर्सेस आते हैं। और फिर हमने देखा कि अगर हम 1 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम हमारे सत्य स्वरूप में वापस स्थित होते हैं पारस बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, तो धीरे धीरे पारस बुद्धि जो वीक हो गई है वो स्ट्रांग होती जाएगी। और यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे वो सत्यता बढ़ती जाएगी, तो फॉल्स आइडेंटिटी कम होती जाएगी। और अगर हम एक्यूरेट अभ्यास करते जाएंगे तो एक दिन आएगा जब हम अनुभव करेंगे कि बिना फॉल्स आइडेंटिटी के जो हमारी बेहद की पहचान थी वो कितनी सुंदर थी। फिर हमने देखा कि जागृत मन और सबकॉन्शियस माइंड है, और कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर जो इम्प्रेशंस होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो कॉन्शियस माइंड में थॉट्स क्रिएट करती है। लेकिन वो इम्प्रेशंस इतनी पावरफुल होती है कि जो बुद्धि है वो जैसे कि बाईपास हो जाती है। तो हमने देखा कि बुद्धि का जो रोल है वो एक तरह से डायरेक्टर का है। अगर बुद्धि अवेक है तो जो भी विचार हम करते हैं वो एक्शन में आएंगे कि नहीं, वो अवेक इंटेलेक्ट डिसाइड करेगी। तो अगर हम ये बुद्धि का प्रयोग करते हैं पारस बुद्धि का, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशन है, तो थॉट्स तो आएंगे लेकिन एक्शन में नहीं आएंगे। तो ये इम्प्रेशंस वीक होती जाएगी और नई इम्प्रेशन स्ट्रांग होती जाएगी। इस तरह से इम्प्रेशंस रिप्लेस होगी और हमारा अंदर का राज्य शिफ्ट होता जाएगा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि की ओर। फिर हमने देखा राम सीता और रावण माया का खेल। अगर अज्ञान की रेखा सीता क्रॉस करती है तो रावण की गुलाम बन जाती है, और वो अंधेरे में आती है इसलिए उसको वापस जाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही रावण का हर एक हेड जिसकी डिजायर होती है, कुछ न कुछ चाहिए, एक हेड होता है सिगरेट का, एक हेड होता है कोई और एडिक्शन का। तो रावण का जो हेड है वो इच्छाएं रखता है, और सीता जो है आत्मा वो गुलाम है, उसको शांति चाहिए। तो वो जो भी रावण चाहता है वो उसे उसकी इच्छा जैसे कि पूरी कर लेती है, लेकिन अंदर से वो फंसती जाती है। तो फिर हमने देखा था कि कर्म के सिद्धांत में कैसे फॉल्स आइडेंटिटी विनाश फोर्सेस अट्रैक्ट करती है, और कैसे ट्रू आइडेंटिटी अगर हम रहते हैं तो स्थापना के फोर्सेस अट्रैक्ट करती है। तो अगर जितना हम सत्य स्वरूप में रहेंगे तो विनाश फोर्सेस कम होते जाएंगे, और हमारे आसपास की सिचुएशंस वगैरह वो पॉजिटिव होती नजर आएगी। और फिर लास्ट में हमने परमात्मा के बारे में समझा कि परमात्मा अर्थात क्या, परम क्यों कहा जाता है। तो वो ऐसी आत्मा है जो जीरो डिजायर, जीरो ईगो, जीरो अटैचमेंट, जीरो वाइसिस, सब कुछ जीरो, इसलिए वो हीरो है और निराकार है। और सच में उसका टाइटल है पारसनाथ, जो हमें पारस बुद्धि प्रदान करता है और उसको कैसे स्ट्रांग बनाए वो बताता है। तो हमने ये भी सीखा कि फाइनली मेडिटेशन अर्थात क्या, तो भगवान कैसे सोचता है, परमात्मा कैसे सोचता है, परमात्मा कैसे महसूस करता है, वो हमें रिफ्लेक्ट करना है। तो जैसे जैसे हम वो महसूस करते जाएंगे तो हम सभी आत्मा बच्चे उसके जैसे ही है। तो हम इनडायरेक्टली हमारे स्वरूप को ही अनुभव करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने संजीवनी में सब कुछ सीखा। तो चलिए हम आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं। हर बार की ओर अखिला बहन को आमंत्रित करते हैं। अखिला बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। ओवर टू अखिला बहन। थैंक यू। थैंक यू रितेश भाई। हाँ,
ओम शांति। गुड इवनिंग। और हमारी ओर से भी सभी का स्वागत है। और फिर से मिल रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस के साथ में। और हमेशा जैसा हम कहते हैं कि प्रैक्टिस के टाइम में एकाग्र होकर करें, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि बाकी समय हम अपनी स्थिति बना के रखें। तो चलिए इसी क्षण हम एकाग्र हो जाते हैं और पारस बुद्धि का यूज करते हैं। तो जैसे ही पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आसमान खुल जाता है, यानी वो सुप्रीम होम दिखाई पड़ता है। और उस सुप्रीम घर में हम देखते हैं दो पॉइंट्स। उस गोल्डन रेड लाइट में हम देखते हैं दो पॉइंट्स, दो बिंदु सितारे। एक हैं ट्रू सेल्फ, एक आप है, और दूसरा सुप्रीम पिता, परम पिता। तो इस वक्त हम देख रहे हैं दो स्टार्स उस साइलेंस में और उस लाइट में। और जो मुख्य बात है वो लाइट नहीं है, लेकिन आप कहानी में लटके ना रहें, कहानी से बाहर आ जाए। दोनों ही इस घर को बिलोंग करते हैं, दोनों ही इसी घर के हैं। और हम इस वक्त परमात्मा की पर्सनालिटी को जूम इन करते हैं, बिल्कुल क्लोज से हम देखते हैं। और ये हमारे सुप्रीम फ्रेंड, यानी कि हर समय आपके साथ रहते हैं और लाइन के पीछे रहते हैं। और हमेशा ब्लिस में, आनंद में और शांति में रहते हैं। ड्रामा को ये ड्रामा की तरह देखते हैं, ड्रामा को किसी की सच्चाई नहीं मानते, ड्रामा को ड्रामा की तरह। अब हम हूबहू ऐसे देखेंगे जैसे परमात्मा देखते हैं। उनकी नजर सभी सोल्स पर रहती है, निश्चिंत रहते हैं। वो जानते हैं कि सब जो नीचे ड्रामा देखने गए हैं वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ वापस आ जाएंगे। हमेशा वो गहन सुरक्षा की फीलिंग में रहते हैं, क्योंकि सत्य में रहते हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि वो अविनाशी हैं, तो ये सुरक्षा की फीलिंग उन्हें प्रेम का सागर बना देती है। अथाह प्रेम है सभी के लिए, इतना ज्यादा कि वो दूसरों को अपने से ज्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं। इतना प्रेम है हर एक के लिए। ये है उनकी दिव्य पर्सनालिटी। इस दुनिया में हीरो पार्ट बजाते हैं, हीरो एक्टर, लेकिन खुद को एक पॉइंट ही समझते हैं।
नीचे पूरी दुनिया उनकी महिमा कर रही है, भक्ति मार्ग में भी। लेकिन किसी भी महिमा से वो हलचल में नहीं आते। अपने आप को शून्य समझते हैं, पॉइंट। एक तरफ शून्य और दूसरी तरफ सागर है। ड्रामा में चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, लेकिन ये सत चित आनंद स्वरूप, और ये जो दो फ्रेंड्स हैं, एक आप और एक बाप, इनका सेलिब्रेशन, यानी इनका मिलन, इनका उत्सव चलता ही रहता है निरंतर। ड्रामा की कोई भी सीन इस उत्सव को नहीं रोक पाती। इनका ग्रीटिंग, इनका मीटिंग निरंतर चालू रहता है। और आत्मा परमात्मा की वो लव स्टोरी है जो ऑन गोइंग है, यानी कि कभी खत्म ना होने वाली। रूहानी गहरा डीप प्रेम। और इस प्रेम की खासियत है, इस प्रेम में ना कोई फूल है, ना कोई गीत है, ना कोई बाजा है, ना कोई कविता है, ना कोई बोल है, लेकिन गहरा प्रेम जो एक दूसरे को, दूसरे के मन को पहचानता है। इसे कहते हैं अलाइनमेंट है माइंड की, मन मैच करता है। जैसे हम इस स्टोरी की कॉन्शियसनेस में आते हैं, नीचे की चेतना में, यानी कि ड्रामा की चेतना में, हमारे पास ये चॉइस है। हम सारा दिन अपना रूटीन फॉलो करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो करते हुए याद रहे ये दो स्टार्स का समाज, ये दो स्टार्स की दुनिया को हम याद रखते हैं। थैंक यू। सुदेश भाई, आपको कुछ ऐड करना है अभी? किसी का कोई अ, सवाल हो? नहीं, ठीक है। आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। वी कैन जस्ट कंटिन्यू। तो अभी तक हमने ये देखा कि एक तरफ हमारी सच्ची दुनिया है, और हम इस स्टोरी वर्ल्ड में थोड़े समय के लिए आते हैं। लेकिन एक बार जब रावण पैदा हो जाता है, तो वो जैसे मरने का नाम नहीं लेता है। और इसीलिए ज्ञान होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं कहानी में लटके हुए रहते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी दृढ़ता की आवश्यकता है और समय की भी आवश्यकता है। तो आज हम समझेंगे कि इस थिएटर में क्या होता है, इस ड्रामा की दुनिया में, इस थिएटर में क्या होता है। हम कुछ नई बातों को भी समझेंगे और कुछ चीजों को हम पक्का करेंगे। तो एक चीज हम आपको 1 मिनट शेयर कर लेते हैं, हम स्लाइड को पहले। तो ये जो रचना की बात जब हम करते हैं ना, ये रचना की बात जो है, ये एक
जैसे कि चैलेंज है ना, साइंस वालों के लिए भी चैलेंज है, और ये चैलेंज है फिलोसफर्स, शास्त्रवाद लोगों के लिए भी चैलेंज है, और जो धर्म वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये रचना जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, बहुत सारे ऐसे थ्योरीज दी हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि ये रचना क्या है, तो उनका जवाब यही होता है कि हमें नहीं मालूम। जो अंततः बॉटम लाइन है, वी डोंट नो। और अगर किसी स्मार्ट साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे अभी रिसर्च चल रही है, अभी नतीजा नहीं निकला है। तो इस तरह का आपको जवाब मिलेगा। ऐसे ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूलियन बार्बर। हाँ, ये ये कहते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है एंड ऑफ टाइम। हाँ, रशिया के हैं और इन्होंने एक बुक लिखी है एंड ऑफ टाइम। और इनका मानना है कि वर्तमान को देखकर हम भूतकाल में क्या था ये नहीं पता लगा सकते। जैसे कि वर्तमान समय हमें दिखता है कि म्यूजियम्स हैं, म्यूजियम्स में कुछ फॉसिल्स रखे हुए हैं ना, जानवरों की हड्डियां होती है जो म्यूजियम में बच्चों को और सभी को दिखाई जाती हैं, ये कहकर कि ये जानवर कभी थे। मान लीजिए डायनासोर की बात कर रहे हैं, ये जानवर कभी थे। तो वो कहते हैं क्या किसी ने इन जानवरों को देखा है पीछे? क्या 100 साल पहले ये थे? और अगर नहीं देखा है तो हम वर्तमान इन हड्डियों के आधार पर ये नहीं कह सकते कि पीछे कोई ऐसा एनिमल था। तो उनके हिसाब से तो जैसे कि बड़ा कट्टर अप्रोच है, उनके हिसाब से जैसे कि ये हिस्ट्री ही डिसमिस हो जाती है। हाँ, हिस्ट्री, इतिहास हम मान ही नहीं सकते उनके हिसाब से, ऐसा कट्टर अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम कहें कि महात्मा गांधी थे। हाँ, क्योंकि अम, हमने नहीं देखा हो लेकिन हमारे बड़े लोगों ने देखा है, पिक्चर्स हैं उनकी, और कई ऐसे हैं सबूत, हमने ना देखा हो तो पेपर्स हैं, कई चीजें हैं जो बताती हैं वो थे, एग्जिस्ट करते थे। लेकिन ये जैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये फॉसिल्स हो गई, ये हड्डियां, जो एनिमल किसी ने देखा ही नहीं है, तो उसके आधार पर हम वर्तमान के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पीछे ऐसा कोई जानवर था। तो ये इनकी फिलॉसफी है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, हम फिर वापस लौट कर आएंगे। तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये कहता है कि ये दुनिया जो है ना ये एक फिल्म मॉडल है, एक फिल्म का मॉडल है। जैसे कि आप फिल्म में देखते हैं ना, फिल्म में दिखाया क्या जाता है, जो रील होती है फिल्म की, उस रील में अम, चित्र होते हैं, एक एक चित्र होता है, ठीक है। अब ये जो चित्र होते हैं ना, ये हमें एक सेकंड में तकरीबन 25 ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं, जल्दी जल्दी। और जब 25 चित्र एक सेकंड में दिखाए जाते हैं ना, ये जैसे कि एक निरंतरता देता है, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। आपको ऐसे लगेगा कुछ मूव हो रहा है, हिल रहा है, जा रहा है, इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा मूवी मॉडल यही कहता है कि ये जो स्टिल्स है ना, ये दुनिया भी ये मूवी मॉडल है। यहाँ पर चित्र है अलग अलग ना, हर चित्र दूसरे चित्र से थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान लीजिए अभी हाथ यहाँ है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर होगा, और उसको जब फर्राटे से दिखाते हैं ना, तो वो एक मूव करता हुआ दिखाई पड़ता है, चलता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए जो कहा जा रहा है। जैसे कि बचपन में एक छोटी सी एक बुक हुआ करती थी। हाँ, उसको, बच्चों की बुक होती है, उसको आप फर्राटे से घुमाएंगे ना, हाँ, तो वो ऐसा लगेगा कि कोई भाग रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, इस तरह का कुछ कार्टून शो चल रहा है, इस तरह का दिखाई पड़ता है। तो ये अलग अलग स्टिल्स होते हैं यहाँ पर इस दुनिया में भी। और उन स्टिल से जो सोल है, इनविजिबल सोल है, इनविजिबल मुसाफिर इन स्टिल्स के थ्रू गुजर रहा है, और ये एक निरंतरता देती है। तो ये हमारा फिल्म मॉडल ऐसा है। इसको आप इस पर मनन चिंतन भी कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये फिल्म मॉडल क्या कहता है कि यहाँ पर हमारा एक रूहानी घर है जहाँ पर हम सब रहते हैं। और ये रूहानी घर पत्थर बुद्धि के कारण
बिल्कुल ही मिस हो चुका है। कोई नहीं देख रहा है इस घर को, पत्थर बुद्धि होने के कारण हर किसी का जो अटेंशन है इस दुनिया पर ही है, स्टोरी की दुनिया में, इस फिल्म की दुनिया में है। तो इतना ज्यादा यहाँ पर ये जो दुनिया है, फिल्म वर्ल्ड इतना प्रभावशाली है, इम्प्रेसिव है कि पूरी मेडिकल साइंस, आप देखिए पूरा जो मेडिसिन सिस्टम, मेडिकल साइंस, वो सोल के बारे में सुनने को भी तैयार नहीं है, कुछ भी उसको उसका अस्तित्व भी नहीं मानता है। और सारा जो उनका अटेंशन है शरीर को ठीक करने में है। तो ये ऐसे हो गया जैसे जो मेन चीज है ना वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन थिंग जो है वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पूरा मेडिकल सिस्टम भी ऐसे ही शरीर पर फोकस करता है, लेकिन सोल के बारे में सुनना नहीं चाहता है। तो ये जो हमारा फिल्म मॉडल क्या कहता है, ये फिल्म मॉडल कहता है कि एक समय ये इनविजिबल सोल्स उतर कर आते हैं इस फिल्म को देखने के लिए, इस चलचित्र को देखने के लिए उतर कर आते हैं, और एक समय होता है उनके वापस जाने का। तो ये फिल्म शुरू होती है, और आप देखेंगे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फिल्म है ना, पेचीदा फिल्म है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स विचित्र फिल्म है ये। वो इसीलिए क्योंकि ये एक एक सच लगता है, थ्री डायमेंशनल फिल्म है यहाँ। लोगों की मृत्यु होती है और जन्म होता है, और ये फिल्म कई फेसेस से गुजरती है, और सभी लोग एक ही समय फिल्म में नहीं उतरते हैं, हर एक जो है अलग अलग समय पर उतरता है। और आप देखेंगे पिछले 200 साल में इतने लोग नीचे उतर आए हैं इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये मूवी बड़ी, आप देखेंगे इतनी एग्जाइटिंग हो गई है, पहले से ज्यादा इतनी एग्जाइटिंग हो गई है। तो इतने सारे सोल्स नीचे उतर कर आए हैं इस मूवी को देखने के लिए। आप देखते हैं ना कि कोई भी अगर बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी होती है ना, तो पता नहीं कितने सालों साल तक लोग आते रहते हैं देखने के लिए, बार बार देखने के लिए आते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह से एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। अब पीछे बहुत लोग उतर के आए, आपने देखा पॉपुलेशन हमारा कितना इंक्रीज हुआ है पिछले 200 साल में। बहुत सारे सोल्स यहाँ नीचे आ गए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। और हमारी फिल्म की रील शुरू होती है यहाँ से, स्टार्ट होती है गोल्डन एज से। ये वो युग है जब क्लीन आई होता है, आप देख रहे हैं क्लीन आई होता है, स्वच्छता होती है, और इसीलिए जीरो विनाश फोर्स, कोई विनाश फोर्स नहीं होता। और ऐसा जिनका मन होता है वो डिजर्व करते हैं बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे श्रेष्ठ युग उनको प्राप्त होता है जिनका मन ऐसा होता है। और ये हमारी दुनिया शुरू होती है गोल्डन एज, जिसे कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड। और भीतर की स्वच्छता के कारण, भीतर की सुंदरता के कारण वो रेसिप्रोकेट होता है। आप देखेंगे बाहर भी उतनी ही खूबसूरती होती है, भीतर को मैच करने के लिए बाहर भी उतना ही ब्यूटी होता है, बाहर भी उतना ही परफेक्शन होता है। इनर आउटर परफेक्शन बिल्कुल मैच करता है। तो ये गोल्डन एज, एक चौथाई तक ये गोल्डन एज में जाते हैं, जीरो विनाश फोर्स होता है, और बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है। और इसके बाद एक चौथाई यात्रा जब इनविजिबल सोल कंप्लीट कर लेता है, तब शुरू होता है त्रेता युग। त्रेता युग यानी कि सिल्वर एज। और ये सिल्वर एज में जिसे हम कहेंगे कि सेकंड हैंड हेवन, दूसरे दर्जे का, दूसरे दर्जे का ये सतयुग है, त्रेता युग है। लेकिन दूसरे दर्जे का स्वर्ग ऐसा हम कह सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अम, आत्माभिमानी स्थिति बरकरार है, प्रोमिनेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत लगाव, अटैचमेंट, थोड़ा बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, एज इन थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं इस दुनिया से। इतनी सुंदर दुनिया से थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं, और ऐसा लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस तरह की एक फीलिंग आती है, अच्छा वाली फीलिंग आती है। पहले ऐसा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा है सब कुछ, बट आप सब एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं पर इम्प्रेस नहीं होते। तो तभी जो गोल्डन एज में आने वाले सोल्स जो हैं बड़े पावरफुल होते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत दुनिया में कहीं पर भी मैं मेरा नहीं, आप एक्टर हैं, एक्टिंग करने के लिए आए हैं यहाँ। इस तरह की
फीलिंग होती है। तो ये त्रेता युग होता है जहाँ थोड़ा बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज सुख शांति बरकरार रहती है। खुशनुमा एनवायरमेंट वायुमंडल होता है, और सेकंड हैंड स्वर्ग कहते हैं। एक समय आता है फिर आधी जर्नी जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो होता क्या है कि हमारी लाइफ जो है ना, हमारे मन का चित्र कुछ ऐसा हो जाता है, 50% इनर लाइफ 50% हो जाती है, यानी आधा सोल कॉन्शियस और आधा ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये शुरू हो जाते हैं, एक बार ये जोर पकड़ लेता है, तो एक और यहाँ पर आई आ जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तो एक और अगर आई आ जाता है ना यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये रावण राज्य शुरू हो जाता है, ये डोमिनेंट हो जाता है। और होता यही है कि फिर ये रावण राज्य यहाँ डोमिनेट हो जाता है। और ये जो समय होता है, सभी सोल्स, सभी आत्माएं इस साइकिक ट्रॉमा से गुजरते हैं, जैसे कि भीतर से एक धक्का ना, स्वर्ग से नर्क में आना, ये एक बहुत जबरदस्त धक्का सभी सोल्स के लिए होता है। भीतर का परफेक्ट लाइफ, भीतर की परफेक्शन अभी क्या होती है, ये परफेक्शन बदल कर अज्ञानता में हो जाती है। जो आत्माएं जो खुद को अविनाशी समझ रहे थे, कभी नहीं मर सकते, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते, दुखों का कॉन्सेप्ट नहीं पता जिनको, सौरो नहीं पता, अब वे इस भय और चिंता में आते हैं कि वो देह है, हम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं ना। और ये चीज उन्हें कई सारे कई सारे गलत कर्मों में ड्रैग कर देती है, पाप कर्म बन जाते हैं। ये रावण राज्य शुरू हो जाता है, और रावण राज्य यानी कि विनाश फोर्स आ जाता है, सजाएं होती हैं। लेकिन और यही वो समय है, यही वो समय होता है जब जिसे क्रिश्चियनिटी में ना, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं एडम ईटिंग एप्पल। इसमें इसी द्वापर युग को उसको दर्शाया गया है एडम ईटिंग एप्पल के नाम से, किताबों में, ओल्ड टेस्टामेंट्स में। तो ये आदम ने सेब खाया, तो ये एक आदम की बात नहीं है, ये पूरी मानव जाति जो है गिरावट आ जाती है। तो पूरी मानव जाति के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब चीज के होते हुए आप देखेंगे कि अलग अलग समय पर जो है सोल्स फिर भी नीचे आते रहते हैं ना। कोई गोल्डन एज में एंटर करता है, कोई सिल्वर एज त्रेता में, कोई द्वापर में। अलग अलग समय पे जो ये आत्माएं ऊपर से उतर के आती हैं, ये जैसे कि इस दुनिया की अ, चमक, स्पार्कल बनाए रखती हैं, रोशन जिसे कहते हैं ना, एक स्पार्कल और एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना के रखते हैं, अलग अलग समय पर आते हैं। और फिर एक समय आता है कलयुग का। आप देखते हैं भीतर की लाइफ कैसे हो जाती है। पहले भी हमने देखा भीतर की लाइफ ऐसे हो जाती है, पूरा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से भर जाता है, और ये सत्य कहीं लुप्त हो जाता है, गायब नहीं होता है। लेकिन इतना ज्यादा ये फर्क पड़ जाता है कि कंट्रास्ट तक भूल जाते हैं कि हम सोल्स हैं, और हम सोल्स हैं, और हम कभी ऐसे परफेक्ट थे, बिल्कुल ही जैसे भूल ही जाते हैं ना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई नया कारपेट आता है, कालीन कारपेट, और उसका कुछ भाग आपके कबर्ड के नीचे चला जाता है। तो क्या होता है कि एक साल बाद आप देखते हैं कि आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, अभी भी उसका कलर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। लेकिन जैसे ही आप उस कबर्ड को हटाते हैं, आप देखते हैं कि कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आप क्योंकि यूज टू हो जाते हैं उस कलर से, आपको फर्क नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे ये बिल्कुल फर्क आ जाता है कंप्लीटली। आप देखेंगे दोनों का कलर बिल्कुल अलग अलग रहता है, सेम जरा भी नहीं होता। तो ऐसे ही कंट्रास्ट तक भूल जाते हैं कि कभी हम ऐसे थे। और देखिए कितनी
आयरॉनिकल बात है कि हास्य की बात है कि आज सोल्स ही है जो कह रहे हैं हम सोल नहीं है, हम कोई सोल वोल नहीं है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। आप किसी को भी बोल के देखिए, कोई मानने को तैयार नहीं, इतना फर्क। सोल्स खुद डिनाई कर रहे हैं कि हम सोल नहीं है। और कई 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 बार आप अगर उनको थोड़ा ज्यादा इंसिस्ट करके बोलेंगे तो वे आपका भी विरोध करने लग जाएंगे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऐसा कॉन्ट्रास्ट आ गया है कि वो खुद मना कर रहे हैं, मैं वो नहीं हूं, अपने अस्तित्व को मना कर रहे हैं। तो ये आयरन एज होता है जब रावण राज्य पूरी तरह फुल फ्लेजेड रावण राज्य शुरू हो जाता है, और विनाश फोर्स जोरों पर है और दुख बढ़ता ही जाता है। और जैसा आपने देखा था ना पहले, मधुमक्खी उसमें घुसते घुसते बिल्कुल ही अधमरी हो जाती है। तो उस हनी पॉट में, ये दुनिया रूपी फिल्म वाली हनी पॉट में इतना डूब जाते हैं, एक समय आता है दम घुटने लगता है। इस तरह से हम इसमें फंस जाते हैं। और कुछ भी कर लो, ये सौरो खत्म नहीं होता है, सौरो जो है, दुख जो है बढ़ता ही चला जाता है। और मैक्सिमम आप देखेंगे हम यहाँ पर पूरे जो है 84 जन्म लेते हैं, मैक्सिमम बर्थ्स होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, आपको कुछ पूछना है, आपको आपको समझ आ रहा है सब कुछ, हम ये जानना चाहेंगे, फिर हम फिर चालू करेंगे। प्रीतेश भाई जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, शुक्रिया। तो बहुत गहराई की बात है कि यह दृश्य एक्टर्स यहाँ आते हैं एक फिल्म में एक्टिंग करने, और एक्टिंग करते करते जैसे ये बताया, हद के में अ, उसके आसपास जैसे आवरण हो जाता है। तो एक दृश्य सामने आ रहा था जब सुन रहे थे, कि जैसे कि सूर्य होता है, उसके सामने धीरे धीरे काले बादल आते जाते हैं तो वो छिप जाता है, लेकिन है तो वो उतना ही पावरफुल। तो सिर्फ बादल हट जाते हैं तो उसकी शक्ति इमर्ज हो जाती है। ठीक उसी तरह ये अदृश्य एक्टर ये देह भान में फंस गए, इतना फंस गए कि वो पूरा छिप गए ऑलमोस्ट। तो ये जो हमारा अभ्यास है वो मदद करता है कि वो जो हदके में है, जो बादल की तरह उसको कवर किए है, उसको वो 1 मिनट के लिए दूर करते हैं पूरा। तो पूरा इमर्ज होने की वजह से अपनी शक्तियाँ गुण और इमर्ज होते जाते हैं। जवाब आ रहे हैं कि हाँ, क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन है। जी। जब आप बता रहे थे कि फिल्म में आते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो केवल देखने आते हैं या मूवी में एक्ट करने के लिए भी आते हैं। यू नो, बेसिकली हम ऑब्जर्वर्स हैं, पर ऐसा लगता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। समझ आया आपको? हम बेसिकली साक्षी दृष्टा होके ये देख रहे हैं, पर लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी जिन लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है ना, जो थोड़े टाइम अशरीरी हो जाते हैं, और नियरली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अशरीरी बने का एक्सपीरियंस करता है कभी ना कहीं। तो वो लोग यही कहते हैं कि हम देख रहे होते हैं मूवीज क्या चल रही होती है, हम आउट ऑफ बॉडी होते हैं और देख रहे होते हैं वहां से मूवी, कुछ भी नहीं, साइलेंस में बिल्कुल मजे से देख रहे होते हैं। तो यही उनका, साइंस का रिसर्च भी यही कहता है। और ये ज्ञान तो ये कहता ही है, साइंस भी इसकी पुष्टि करता है, वो सब यही कहते हैं कि हम देख रहे होते हैं। तो आप सब भी बॉडीलेस हो जाइए और इसको देखिए, एक्टिंग अपने आप चलती रहेगी। हाँ, ऐसा लगता है पर हम बेसिकली ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है ना? और जी, कोई सवाल शुक्रिया। है? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मे बी वी कैन कंटिन्यू। वापस इसी स्लाइड पर आते हैं। तो क्या होता है कि गोल्डन एज और सिल्वर एज में ना, हमारे भीतर परफेक्ट, हम भीतर से परफेक्ट होते हैं, और ये रेसिप्रोकेट होता है, बाहर भी उसकी प्रतिबिंब नजर आती है, रिफ्लेक्शन, सब कुछ परफेक्ट होता है। गोल्डन एज से सिल्वर एज तक आप देखेंगे भीतर जैसे जैसे परिवर्तन होता है, बाहरी लाइफ, बाहरी जो वायुमंडल, वो सब भी रेसिप्रोकेट, यानी वो भी उसी तरह से होता जाता है।
कॉपर कॉपर एज आने के पहले, यानी जब तक ये गोल्डन एज सिल्वर होता है, आप देखेंगे उस समय ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कोई अगरबत्ती, ना गॉड का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि सभी गॉडली होते हैं, सभी के सभी गॉडली होते हैं, वो है ही देवताओं की दुनिया। और कॉपर एज जो है वो है एज ऑफ वॉर्स, युद्ध का युग। युद्ध का युग इसीलिए क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है, यू नो मतें हो जाती हैं बहुत सारी, और यही वो युग है जब बड़े सारे पैगंबर नीचे उतरते हैं, अलग अलग धर्म नीचे उतरते हैं, क्योंकि भीतर का दुख जो है ना उसको एड्रेस करने के लिए, उसको उसका निवारण करने के लिए सारे रिलीजन, सारे पैगंबर वगैरह भी नीचे आते हैं। और आप देखेंगे कलयुग जो है, कलयुग है वैज्ञानिकों और विद्वानों का युग, लेकिन ये जो मनुष्य आत्माओं की गिरावट, दुख को कोई नीचे रोक नहीं पाता, और ये डाउनवर्ड स्पाइरल बड़ी तेजी से नीचे जाता है। सब कुछ होते हुए, सब साइंस की प्राप्ति, सब कुछ होते हुए कोई इस गिरावट को रोक नहीं पाता है। इसके बाद इसके बाद आता है कॉन्फ्लुएंस एज, जिसको हम संगम युग कहते हैं। और ये वो युग है, छोटा सा युग है, जिसमें सभी सोल्स तमो प्रधान से इनर परफेक्शन की ओर आते हैं, यानी भीतर के परफेक्ट लाइफ की ओर आते हैं। पूरी दुनिया, एक दो यू नो कोई 1-2 लाख करोड़ नहीं, पूरे 800 करोड़, 850 करोड़ जितने भी हैं, सबके सब इनर परफेक्शन में आ जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट में। क्या होता होगा, कोई जादू की छड़ी घुमाता है और सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, क्या कहेंगे आप? चैट में लिख सकते हैं। कोई जवाब नहीं है अभी तक। वो सब चर्न कर रहे हैं। नहीं, कोई जवाब नहीं, मैजिक होता नहीं, है। अभी तक कोई जवाब नहीं है। हाँ, हाँ कह रहे हैं, हाँ मैजिक होता है। परमात्मा हम्म, अवतरण, ऐसे कुछ जवाब है। अच्छा, तो ये पता, जो जी, पता नहीं, ऐसे एक जवाब। पूरे 8 अब्ज 800 करोड़ जो है अपने भीतर के परफेक्शन में आते हैं। और वो होता ऐसे है, दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, ये नया ज्ञान आता है जो आप सुन रहे हैं, ये नया ज्ञान आता है परमात्मा के अवतरण के साथ। और दूसरा, ये दुख की मशीनरी तेजी से काम करने लगते हैं, यानी मिशनरी ऑफ पेन जो है ना, वो इंटेंसिफाई हो जाती है, तेज हो जाती है। और हम कहते हैं कि ये तो पीछे शुरू हो गया होगा, शायद कोरोना टाइम से ये थोड़ा थोड़ा मिशनरी चालू हो गया, और अब फुर्ती से तेजी पकड़ रहा है ये दर्द की मशीनरी। और वो इसीलिए क्योंकि सभी के कर्म अभी सेटल होने हैं, क्योंकि मूवी एंड हो रही है, सबको अपना अकाउंट चुकतो करके वापस जाना है, क्योंकि मूवी फिर से नई रील शुरू होनी है। मूवी की नई रील फिर से शुरू होनी है। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहला फेस जब नया ज्ञान आता है, और दूसरा फेस अभी हम दूसरे दर्द की मशीनरी वाले फेस में हैं, और मूवी ओवर होने को है। तो उसके पहले हमारे को सारी तैयारी कर लेनी है। और एक बात हम वापस आएंगे जो हमने पहले पहले आपको समझाई, हमने बताया कि जूलियन बार्बर नामक एक साइंटिस्ट थे। हम वापस उस बात पर आते हैं। अब जब आप किसी भी मूवी को देखने जाते हो, कोई भी मूवी होती है, तो ये जो आप मूवी देखते हो ना, आप मूवी के भीतर जब आप देखते हो, मूवी के भीतर दिखाया जाता है कि 500 साल पुराना ये पेड़ है, और व्यक्ति जो लोग हैं उसके अंदर वो बहुत ही ओल्ड दिखाई पड़ते हैं, बूढ़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है सफेद रंग की, जैसे बहुत ओल्ड है। लेकिन वो पूरी मूवी जो है, आप थिएटर में केवल 1 घंटे के लिए बैठते हैं,
1 घंटे के लिए बैठते हैं, वो मूवी पूरी हो जाती है, आप घर चले जाते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान कहता है कि इस मूवी के अंदर आप कई चीजें देखते हैं। 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड दावा किया जाता है। 5,000 से भी ज्यादा पुरानी कई चीजें होती हैं। 10,000 साल पुराना कुछ, कोई पत्थर निकला या कुछ निकला, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है आपको। लेकिन ये मूवी ही टोटल 5,000 साल की। ठीक है ना? तो मूवी के भीतर क्या चलता है, उसको देखकर आप मूवी की लंबाई नहीं बता सकते। मूवी के भीतर बहुत 500 साल पुराना पेड़, लेकिन आप मूवी 1 घंटे की है, मूवी के भीतर 500 साल पुराना पेड़ है। ऐसे ही इस मूवी के भीतर बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, लेकिन ये मूवी ही 500 साल की, 5,000 साल की है, सॉरी। ये ड्रामा 5,000 साल का है। और ये कॉन्फ्लुएंसेज, ये बहुत छोटा सा युग है, बहुत छोटा सा युग है। और ये वो युग है जब सबको अपने परफेक्शन में आना होता है, और ये समय है फिल्म ओवर होने का। लेकिन नीचे की चीज भले ही विनाशी हो, लेकिन ये जो खेल है ये एटर्नल प्ले है, ये एटर्नल प्ले ऑफ द सोल्स, यानी कि ये सदाकाल का ये एक गेम है आत्माओं के लिए। और यहाँ के नियम, ये विनाश फोर्सेस और पेन के फोर्सेस, ये ऐसे बने हुए हैं कि यू नो अगर आप सही नहीं होना चाहे तो लॉ ऐसा है कि आपको सही करा देगा। हम्म? जैसे ना, हो सकता है जैसे ये ज्ञान भी कोई गलत तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, गलत तरह से इसका मतलब निकाल सकता है, माया भी है ना। तो पेन होता है, और जब तक आप सत्य के साथ अलाइन नहीं हो जाते ना, तब तक ये पेन रहेगा। जैसे कि आपने देखा है, एक एग्जाम्पल देते हैं ना, भेड़, भेड़ जो होते हैं ना, वो भेड़ को खुला छोड़ दो तो ये लेफ्ट भी जाएंगे, राइट भी जाएंगे, हर तरह से जाएंगे वो, राइट लेफ्ट, टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन उनके लिए एक डंडी रखी होती है, वो लेफ्ट घुमाते हैं, राइट घुमाते हैं, है ना। इस तरह से जब घुमाते हैं तो वो भेड़ सही दिशा में जाता है। तो यहाँ पर भी ये विनाश फोर्सेस हमें लेफ्ट राइट करके, जब तक हम ट्रुथ के साथ अलाइन ना कर दे, तब तक हमारे साथ रहते हैं। और ये जो युग है कॉन्फ्लुएंस एज, ऐसा है कि इसमें हम अपने पूरे साइकिल का निर्माण कर सकते हैं। हम जिस तरह से एक्टिंग करना चाहते हैं उस तरीके का हम निर्माण कर सकते हैं। और जरा भी अगर आप थोड़ा अलबेलापन, आलस लेके आएंगे तो पूरे साइकिल को ये इफेक्ट करता है। अभी आप अगर स्ट्रांग रहेंगे तो ये आपका देवताई फेस भी बड़ा स्ट्रांग रहता है, हम गोल्डन एज में खूब एंजॉय कर सकते हैं। तो किसी को कुछ कहना है, कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? नहीं, जस्ट मेंशन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ आ रहा है। और कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, मे बी वी कैन कंटिन्यू। अ, एक और चीज है कि यू नो ये मॉडल ऐसा है जिसमें ना ज्यादा चीजों के आपको आंसर्स मिलेंगे। ये जो स्पिरिचुअल मॉडल है, इसमें ज्यादा चीजों के आंसर्स, जैसे कि साइंस के लॉज होते हैं, साइंस के लॉज होते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के ये लॉज होते हैं। ये सब जो है लंबे समय तक सब चीजों पे निरंतर निरंतर ये लागू होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इनमें कुछ यू नो कई चीजें अप्लाई नहीं करती, जो कहते हैं ना, साइंस में भी कई चीजें समझ नहीं आती। तो जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उनको समझ नहीं आती हैं तो वो उसको छोड़ देते हैं, कई चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो है ये फिल्म मॉडल जो है ना, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। यानी कि इसमें कट फिनोमिना है। जरूरी नहीं है कि हर चीज लॉजिक से हुए। फिल्मों में आप देखेंगे, लौकिक फिल्म की बात कर रहे हैं, लौकिक फिल्मों में आप देखेंगे कोई लॉजिक नहीं होता। एक सीन होता है, दूसरा सीन फिर कुछ और ही होता है। अब यहां से उस सीन पर आप कैसे गए ये नहीं एक्सप्लेन किया जाता।
एक समय अमिताभ बच्चन अपने घर में है, दूसरे सीन में वो किसी अपने कसीनो में है, कहीं पर है। तो ये यहाँ से वहां क्या पहुंचे ये नहीं, क्योंकि ये कट फिनोमेना, एक चित्र के बाद दूसरा चित्र लगा होता है। तो ये फिल्म मॉडल भी ऐसा है जहां पर कट फिनोमेना है। तो हर चीज आप इस तरह से लॉजिक से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसे साइंस चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज के लिए एक रूम है। यहाँ मैजिक भी मिलेगा आपको, यहाँ कुछ चमत्कार भी मिलेंगे, यहाँ पर कुछ हैरत अंगेज के लिए भी रूम है, यहाँ पर कुछ लॉजिक के लिए भी रूम है। हर चीज के लिए ये रूम है, क्योंकि ये फिल्मों का नियम अप्लाई करता है इस ड्रामा पर। इस ड्रामा पर वो साइंस का लॉजिक नहीं करेगा। साइंस का लॉजिक लंबे समय तक कई चीजों पे करता है, फिर कहीं पर वो नहीं भी करता है। लेकिन फिल्म लॉ ऐसा है जो सब पर यू नो लागू हो जाता है। आपको समझ पड़ा? आप बताइए। तो सभी को क्लियर हुआ जो मॉडल समझाया कि कैसे प्रीतेश ये भाई कुछ ऐड करना चाहते हो आप? आपको कुछ ऐड करना है, क्लियर होता है? या आई मीन जैसे हम ऐसे देख रहे थे कि जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो पर्दे पर कुछ नहीं होता है, और थोड़ी समय में पीछे से प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ न कुछ प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन जो स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्शन किया जाता है, आग भी दिखाई जाती है, भूकंप भी दिखाए जाते हैं, एक्सीडेंट भी दिखाया जाता है, लेकिन स्क्रीन जो होता है उससे कुछ नहीं होता है। ठीक उसी तरह आत्मा जो है वो एक स्क्रीन की तरह है कि वो एक यहाँ पे आती है तो जो रिकॉर्डिंग है उसके अनुसार प्रोजेक्शन होता रहता है पार्ट के लेवल पर, लेकिन उससे खुद को कुछ नहीं होता है। तो ये मॉडल ये दर्शाता है कि हम वास्तव में यहाँ विटनेस है, जैसे आपने बताया। और ये अच्छा लगा कि ये मुख्य वही है, विटनेस ही है। लेकिन जब वो पार्ट प्ले करते करते शिफ्ट हो जाती है दूसरी साइड पे, फिल्म के दूसरे साइड पे इंटरवल के बाद ऐसे कह सकते हैं, तो शिफ्ट होने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ कर रही हूँ। और तब जाके सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है मैं और मेरेपन की, और सारा फिर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और एक समय आता है जब ये सब थोड़ा क्लियर हो जाता है। थैंक यू। तो एक दो चीजें हैं, क्वेश्चन अभी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आ, ये पूछ रहे हैं कि ड्रामा की एज 5000 ईयर्स, तो फिर चीजें 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? यही आपको अभी बताया ना कि वो फिल्म अभी के जब भीतर में कोई भी चीज, आप फिल्म देखने कितनी देर जाते हो? ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन फिल्म के भीतर 500 साल पुरानी चीजें होती हैं। वो कैसे होती हैं? फिल्म है ना, फिल्म के भीतर कुछ भी हो सकता है। आप 500 साल से तो नहीं बैठे ना फिल्म देखने, बट फिल्म के भीतर 500 साल की चीजें हैं। ऐसे ही ये भी है ना, सेम लॉजिक में। फिल्म के भीतर आप ये जो सब कुछ देख रहे हैं, ये सब आप जो एक जूम कॉल आप देख रहे हैं, भीतर से सोल है जो देख रहा है। आप इसको थोड़ा गहराई से देखिए। सोल दिखाई नहीं पड़ रहा है, पीछे है, सामने शरीर है, और वो ये देख रहा है, ये मूवी, ये जूम कॉल जो कुछ चल रही है, ये सब मूवी के अंदर है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल दृश्य अभी दिखाई पड़ रहा है मूवी जब आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी चीज पुरानी हो सकती है, लेकिन 5000 ईयर्स कंप्लीट, फिर हमको वापस मूवी सारा टाइम नहीं देखेंगे, नई रील से देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? आप इसको एक बार और सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। जी बहुत ही स्पष्ट है। तो एक कमेंट है, तो इसका मतलब जो भी हो रहा है सब ड्रामा, मैजिक, लॉजिक, एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपको क्या करना है, ये तो स्क्रिप्ट अनुसार ये फिल्म चलेगी, लेकिन हमको अपना पुरुषार्थ करना है। यू नो अपने घर से कनेक्टेड रहना है, ट्रू सेंस में एक्टिंग करना है, या ऑब्जर्वर बन के रहना। तो मे बी अभी हम उसमें ब्रेकआउट रूम। ब्रेकआउट, हाँ जी, हाँ या सो में भी हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर द ब्रेकआउट रूम आप सजेस्ट करेंगे? तो आप इस संगम युग को कैसे
पावरफुल बनाएंगे, ताकि आपके आगे का 5000 ईयर की रील की एक्टिंग बहुत ऊंची रहे। तो क्वेश्चन है कि संगम युग में हम किस तरह से ये पुरुषार्थ करेंगे ताकि हमारी अगली जो एक्टिंग है वो हायर रहे, ऊंची रहे। तो अभी हम और सभी से रिक्वेस्ट है, आप पार्टिसिपेट कीजिए। और जो भी आप समझे हैं उस अनुसार आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ब्रेकआउट रूम में। ब्रेकआउट रूम रहेगा 10 मिनट का, और फिर मिलते हैं वापस इस सेशन में। थैंक यू। प्रिया, तो हम आगे सत्र बढ़ाते हैं। और जिस बात का सभी को इंतजार होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर के आंसर्स थे वो क्या है, क्या रिजल्ट है, तो हम उस इंतजारी का अंत लाएंगे। और जैसे ये भी ड्रामा के अंदर एक खेल था जो हम सब ने खेला, और हर एक खेल का कुछ रिजल्ट होता है, तो इसलिए हम अभी सबके साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्राइज है वो जाता है बीके अलका जी को, जो हजारीबाग से है। सेकंड प्राइज जाता है बीके प्रीति जमशेदपुर। और थर्ड प्राइज जा रहा है बीके ज्योति मुंगेर बिहार से। तो हम सभी के लिए एक हाथ की ताली से उनका अभिवादन करते हैं। और अच्छी तरह से उन्होंने ये मेहनत करके इतना पुरुषार्थ किया। हमने स्लाइड शेयर की थी, पता नहीं शेयर हुई कि नहीं। शेयर हो रही है? ओके, सो मे बी इट्स नॉट लोडिंग, सो फाइन, सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। और ओवर टू अखिला बेन, थैंक यू। एक बात शेयर करना चाहेंगे कि ये जो फिल्म मॉडल है ना, ये कैसे काम करता है कि जैसे आप किसी भी मूवी में देखते हैं ना कि 1 सेकंड का सीन होता है कि कोई व्यक्ति एक मान लीजिए एक डॉग का बोन, हाँ, कुत्ते का हड्डी उठा के जा रहा है। 1 सेकंड का सीन होगा या 2 सेकंड का होगा, लेकिन आप देखेंगे पूरी मूवी में ही डॉग नहीं होगा। पूरी मूवी में डॉग नहीं होगा, लेकिन वो सीन दिखाया जाता है 1 सेकंड। तो यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे थे, ये मूवी, ये जो फिल्म का लॉ अप्लाई करता है, यानी कि जरूरी नहीं है इसमें लॉजिकली आज हड्डी दिखाई दे रही है तो पीछे फिल्म में कहीं डॉग रहा हो या डायनासोर रहा हो। तो ये कट फिनोमिना पे काम करता है। ठीक है ना? तो ये हम याद रखेंगे। और दूसरी बात है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि
अभी हमारे को ये बुद्धि 180 डिग्री टर्न करनी है। वो हमारा घर है, वहां हमारी फैमिली है, वहां हमारा एक सच्चा पिता है, और ये जो दुनिया है ये एक गिफ्ट है, एक तोहफे की तरह। और हम आते हैं इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन हुआ क्या है, टर्की में ना, जैसे एक डिश होती है, टर्की में एक डिश होती है, उसका नाम है इमाम बाइल्डी। ये उस डिश का नाम है। और उसका मतलब ये है कि वो इमाम जो है ना, वो डिश को देखकर इतना खुश हो गया कि वो बेहोश हो गया। इसीलिए उसका नाम रख दिया इमाम बाइल्डी ना, इमाम ही बेहोश हो गया। वो इतनी अच्छी थी वो खाने की चीज की। तो ये ऐसा ही हुआ है, हमारी एक दुनिया है और हम यहाँ आए हैं थोड़े समय के लिए और इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस फिल्म की चकाचौंध चमत्कार को देखकर, हाँ, कितनी सोफिस्टिकेटेड 3 डायमेंशनल मूवी देखकर हम पूरे ही बेहोश हो गए हैं खुशी के मारे। लेकिन अभी हम होश में आ जाते हैं, हमें ज्ञान समझ आ गया है। और यहाँ से हमारा पुरुषार्थ स्टार्ट होता है, लेकिन एक्यूरेट पुरुषार्थ कीजिएगा। अभी हम बेहोश नहीं हैं, लेकिन हमारे को निरंतर होश में रहना है, ये हमारे को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आप किसी को कुछ ऐड करना हो या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आज हमारे को अंजू बहन दिखाई दे रहे हैं। तो अंजू दीदी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको बहुत समय बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं वो आप अनम्यूट कर सकते हैं हाँ, उनको को रितेश होस्ट में। बनाया है। जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत दिनों के बाद आज लौटना हुआ। रात को ही लौटे थे कल जी। तो आज बहुत इंतजार था कि आपसे मिलेंगे आज। और सभी से मैंने फीडबैक लिया, कई लोगों से लिया, कई भाई बहनों से। बहुत अच्छा लग रहा है। एक नए तरीके से आपने अपनी बाबा के ज्ञान की बातों को रखा है भाई बहनों के सामने। और प्रैक्टिस के लिए भी जो इतनी अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा सभी फील कर रहे हैं। मूल ज्ञान जो बाबा कहते, रूहानियत की शक्ति अपने अंदर भरो। तो कैसे भरो, इसकी छोटी छोटी बहुत सिंपल टिप्स जो आपने बताई है, बहुत अद्भुत है। इसका अनुभव भी सभी का बहुत बहुत अच्छा था, बहुत दिल से सभी इंजॉय कर रहे हैं। बस मेरे को लगता है कई लोगों को ये टाइम शायद सूट नहीं कर रहा है, इसलिए वो बाद में देखते हैं, वीडियो देखते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जितनी जितनी आपकी तारीफ करें, जितनी आपकी टीम की तारीफ करें, और जितनी बाबा की तारीफ करें उतना कम है। अच्छा है कि इस जूम का निर्माण करने वालों ने भी इतना अच्छा अवसर दिया, जो दूर बैठे भी हम भाई बहनों को एक दूसरे से लाभ हो सकता है, हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा। आगे भी हम जानना चाहेंगे, कोई और टॉपिक पर भी आप कराते हो तो समय प्रति समय आपसे जरूर हम लोग सहयोग लेंगे। टोटल ऑर्गेनाइज करने का तरीका सब कुछ बहुत अच्छा। जी आज हम भी ग्लोबल मीटिंग थी, उसमें हम लोग 9:30 से लेकर शाम को 5:30 तक बिजी थे, लेकिन फिर भी एक अंदर में उत्साह था कि आपसे जरूर मिलेंगे। और बहुत अच्छा रहा, सभी ने एग्जाम में भी पार्टिसिपेट किया है और आप उसका रिजल्ट सुना रहे थे। बहुत अच्छा। जी थैंक यू दीदी जी। ये सारा हम कहेंगे, सारा आप जो कह रही है सब उधर ऊपर बाबा को ही जाता है। कराने वाला करने वाला सभी बाबा ही है। और हमारे को बहुत खुशी हुई है यहाँ आके सुनाने के लिए भी, क्योंकि सभी इतने उमंग उत्साह से हम देख रहे हैं, निरंतर ज्वाइन कर रहे हैं। आप जब उनके आंसर शीट्स देखेंगे, जो हमने भी काफी देखे हैं, आ, चाहे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हो, लेकिन सबने ऐसा जोश के साथ आंसर्स लिखे हैं, अपने बुद्धि को चर्न करके समय निकालना इन सब के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबने इंटरेस्ट दिखा के एक एक आंसर लिखा है। वो सचमुच में हमने कहा था कि गूगल शीट पर ही करिएगा, कई लोगों ने उसके बाहर भी किया, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट दिखाया तो हमने उन सबको भी इंक्लूड किया है, 12 बजे के बाद के भी इंक्लूड कर लिए हमने। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये सराहनीय है, सबका इंटरेस्ट जो है, बाबा सबको आगे बढ़ाता है, ये बाबा की कमाल है।
थैंक यू बहुत दीदी। Thank you। तो हम वापस सभी हम ने बहुत जी प्रतेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मे बी हम प्रतीक भाई से सुन सकते हैं, उनका कोई हाँ, शेयरिंग रहा हो। या शायद वो रिजल्ट अभी शेयर होगा, अच्छा, तो राइट। मे भी हम दीदी से सुनेंगे एक बार फिर से सभी के नाम। अंजू दीदी, आप बहुत अच्छा शेयर है। कर पाएंगे? ये बहुत अच्छा आइडिया है। फर्स्ट प्राइज बीच में है क्या? हाँ, बीच में जी जी। हल्का, बीके हल्का। हाँ, तीन बहनों के नाम है। बीके ज्योति बहन, बहुत बहुत बधाई। और बीके प्रीति बहन, मेरिन ड्राइव, बहुत बहुत बधाई दोनों को। और सबसे अधिक बधाई अलका बहन को। तीनों, अलका बहन बहुत दूर है, प्रीति बहन और ज्योति बहन दोनों जमशेदपुर की है। प्रीति बहन टाटा स्टील में बहुत अच्छे ऑफिसर के पद पर थी, एचआर डिपार्टमेंट में। और बहुत अच्छी काउंसलर है। बहुत अच्छी उनकी क्लासेज उनकी खुद की भी होती है। और बहुत अच्छी तरीके से वो ज्ञान को समझती है, इतना बिजी होते हुए भी। ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता है। प्रीति बहन है, जो यहाँ का रिट्रीट सेंटर है वहाँ की देख रेख करती हैं। और बहुत सारे कार्यक्रम की जिम्मेवारी उन पर होती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा किया। और अलका बहन भी अपने आप में विशेष है। तो तीनों को बहुत बहुत दिल से, बाबा की तरफ से, हम देवी परिवार के भाई बहनों की तरफ से, और पूरे जो संजीवनी रिट्रीट में भाग लेने वाले भाई बहनों की तरफ से, और अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। अच्छा है, इस वीडियो वीडियो में रहेगा तो सभी भाई बहने भी हमेशा देखते रहे। राइट। नाम हम आप लोग का। ठीक है, बहुत बहुत थैंक्स। और आपको भी भाई। या हम्म, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। या तो अखिला बेन, हम आगे बढ़ेंगे अभी, तय समय तो हो रहा है। हाँ, एक बार हम प्रतीक भाई से शेयर सुन लेते हैं, फिर हम इसको फिर कल मिलेंगे। जी, थैंक यू अखिला दीदी एंड अंजू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जैसा अखिला बहन बता रहे थे, सभी की जब आंसर शीट्स चेक कर रहे थे तो जैसे लग रहा था कि वापस पुनः जाकर रिवीजन किया है बहुत अच्छे से। और सभी का मनन चिंतन देखने में आ रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर मार्क्स के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही कम डिफरेंस था, सभी ने इतने अच्छे सॉलिड आंसर्स लिखे थे। तो बहुत खुशी है कि इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और आशा है आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। या तो अभी मे बी होमवर्क आप देंगे? होमवर्क यही रहेगा कि आप कितना इस मूवी को साक्षी दृष्टा बनकर आप देखते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा हो जाना, यानी आप ये मूवी अकेले नहीं देखना है। आप इस मूवी को बालकनी की सीट पे अपने सुप्रीम फ्रेंड के साथ बैठ के देखिए, और देखिए कैसे चलती है ये मूवी। हाँ? तो इसको आप बीच बीच में जरूर प्रैक्टिस करें और देखें, साक्षी हो जाएं। और देखिए ये मूवी कहीं कोई वॉर सीन है, कहीं पिकनिक है, कहीं कोई कॉमेडी है, कहीं फनी सा सीन है, लेकिन एक दर्शक के रूप में जब हम बैठ के देखते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, तो सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब सेफ है। आप भी सेफ हो। हाँ, तो इस सेफ्टी की सीट पे देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। यही होमवर्क है, कल तक कीजिएगा। फिल्म देखने का होमवर्क है ये। जी, शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि सिर्फ हमें हम जो वास्तव में है, विटनेस है, तो उस विटनेस की स्थिति में हम रह के सुप्रीम साथी के साथ बैठकर ये फिल्म देखनी है। तो हम फिल्म को फिल्म की तरह देख पाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए, अब हम आज का सत्र पूरा करते हैं, और कल हम फिर से मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। थैंक यू।